प्रेमचंद कहानी का आंसुओं की होली का पहला भाग। नामों को बिगाड़ने की प्रथा न जाने कब से चली और कहाँ शुरू हुई। इस संसार व्यापी रोग का पता लगाए तो ऐतिहासिक संसार में अवश्य ही अपना नाम छोड़ जाएं। पंडित जी का नाम तो श्रीविलास था, पर मित्र लोग सिलविल कहा करते थे। नामों का असर चरित्र पर कुछ न कुछ पड़ जाता है। बेचारे सिलविल सचमुच ही सिलविल थे। दफ्तर जा रहे हैं मगर पजामे का इजार बंद नीचे लटक रहा है। सिर पर फेल्ट कैप है पर लंबी सी चुटियां पीछे झांक रही थी। अचकन यूँ बहुत सुंदर हैं, न जाने उन्हें त्योहारों से क्या चिढ़ थी। दिवाली गुजर जाती पर वह भला मानस कौड़ी हाथ में न लेता, और होली का दिन तो उनकी भीषण परीक्षा का दिन था। 3 दिन वह घर से बाहर न निकलते, घर पर ही काले कपड़े पहने बैठे रहते थे। यार लोग टोह में रहते थे कि कहीं बचा फंस जाए, मगर घर में घुसकर वो फौजदारी नहीं की जाती। एक आधा बार फंसे भी, मगर घिघिया पुदिया कर बेदाग निकल गए। लेकिन अब की समस्या बहुत कठिन हो गई थी। शास्त्रों के अनुसार 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन करने के बाद उन्होंने विवाह किया था। ब्रह्मचार्य के परिपक्व होने में तो थोड़ी बहुत कसर रही। वह 3 वर्ष के गौने की मुद्दत ने पूरी कर दी। यद्यपि स्त्री से कोई शंका न थी तथा वह औरतों पर सिर चढ़ाने के हामी न थे। इस मामले में उन्हें अपना वही पुराना धुराना ढंग पसंद था। बीवी को जब कस कर डांट दिया तो उनकी मजाल कि रंग हाथ से छुए। विपत्ति यह थी कि ससुराल के लोग भी होली मनाने आने वाले थे। पुरानी मसल है, बहन अंदर तो भाई सिकंदर। इन सिकंदरों के आक्रमण से बचने का उन्हें कोई उपाय न सूझता था। मित्र लोग घर में न जा सकते थे, लेकिन सिकंदरों का कौन रोक सकता था। स्त्री ने आंख फाड़कर कहा, अरे भैया, क्या सचमुच रंग न घर लाओगे? यह कैसी होली है बाबा? सिलविल ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, बस मैंने एक बार कह दिया और बात दोहराना मुझे पसंद नहीं। घर में रंग नहीं आएगा और न कोई छुएगा। मुझे कपड़ों पर लाल छींटे देखकर मछली आने लगती है। हमारे घर में ऐसी ही होली होती है। स्त्री ने सिर झुका कर कहा, तो न लाना रंग संग। मुझे रंग लेकर किसी क्या करना? जब तुम ही रंग न छुओगे तो मैं कैसे छू सकती हूँ? सिलविल ने प्रसन्न होकर कहा, निसंदेश यही साध्वी स्त्री का धर्म है। लेकिन भैया तो आने वाले हैं, वह क्यों मानेंगे? उनके लिए भी मैंने एक उपाय सोच लिया है। उसे सफल बनाना तुम्हारा काम है। मैं बीमार न जाऊँगा, एक चादर ओढ़ कर लेट रहूँगा। तुम कहना इन्हें ज्वर आ गया, बस चलो छुट्टी हुई। स्त्री ने आँख नचाकर कहा, ए नौश, कैसी बातें मुँह से निकालते हो? ज्वर जाए मुदई के घर, यहाँ आए तो मुँह झुलस दूँ निगोड़े का। तो फिर दूसरा उपाय ही क्या है? तुम ऊपर वाली छोटी कोठरी में छिप रहना, मैं कह दूँगी उन्होंने जुलाब लिया है, बाहर निकलने तो हवा लग जाएगी। पंडित जी खिल उठे, बस बस यही सबसे अच्छा 1979 का होली का दिन है। बाहर हाहाकार मचा हुआ है। पुराने ज़माने के अबीर और गुलाल के सिवा और कोई रंग न खेला जाता था। अब नीले, हरे, काले सभी रंगों का मेल हो गया है और इस संगठन से बचना आदमी के लिए तो संभव नहीं। सिलविल के दोनों साले मोहल्ले भर के मर्दों और औरतों, बच्चों, बूढ़ों को निशाना बना रहे थे। बाहर दीवान खाने के फर्श, दीवारें, यहाँ तक कि तस्वीरें भी रंग उठी थी। घर में भी यही हाल था। मोहल्ले की नंदे भला कब मानने लगी, परनाल तक रंगीन हो गया था। बड़े साले ने पूछा, क्यों री चंपा, क्या सचमुच उनकी तबीयत खराब है? अच्छी नहीं, खाना खाने भी ना आए? चंपा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भैया, रात ही से पेट में कुछ दर्द होने लगा। डॉक्टर ने हवा में निकलने को मना किया है। जरा देर बाद छोटे साले ने कहा, क्यों जीजा जी, क्या भाई साहब नीचे नहीं आएंगे? ऐसी भी क्या बीमारी है? कहो तो ऊपर जाकर देखाऊं?
चंपा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं, ऊपर मत जाइयो, वह रंग वंग न खेलेंगे, डॉक्टर ने हवा में निकलने को मना कर दिया है। दोनों भाई हाथ मलकर रह गए। सहसा छोटे भाई को एक बात सूझी, जीजाजी के कपड़ों के साथ क्यों न होली खेलें, वे तो बीमार नहीं हैं। बड़े भाई के मन में यह बात बैठ गई। बहन बेचारी अब क्या करती। सिकंदरों की गुंजिया उसके हाथ से ले ली और सिलबिल के सारे कपड़े निकाल निकाल कर रंगे डाले, रुमाल तक न छोड़ा। जब चंपा ने उन कपड़ों को आंगन में अलगनी पर सूखने को डाल दिया तो ऐसा जान पड़ा मानो किसी रंगरेज ने ब्याह के जोड़े रंगे हों। सिलबिल ऊपर बैठे बैठे यह तमाशा देख रहे थे, पर जबान न खोलते थे। छाती पर सांप सा लौट रहा था। सारे कपड़े खराब हो गए, दफ्तर जाने को भी कुछ न बचा। हिंदुष्टों को मेरे कपड़े से न जाने क्या बैर था। घर में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। मोहल्ले की एक ब्राह्मणी के साथ चंपा भी जुटी हुई थी। दोनों भाई और कई अन्य सज्जन आंगन में भोजन करने बैठे तो बड़े साले ने चंपा से पूछा, कुछ उनके लिए 1390 रुपये मानव सरोवर की खिचड़ी विचड़ी बनाई है, पुड़िया तो बेचारे खा ना सकेंगे। चंपा ने कहा, अभी तो नहीं बनाई, अब बना लूँगी। वारी तेरी अक्ल, अभी तक तुझे इतनी फिक्र नहीं कि वह बेचारे खाएंगे क्या। तू तो इतनी लापरवाह कभी न थी। जा निकाल ला जल्दी से चावल और मूंग की दाल। लीजिए, खिचड़ी पकने लगी। इधर मित्रों ने भोजन करना शुरू किया। सिलबिल ऊपर बैठे अपनी किस्मत को रो रहे थे। उन्हें इस सारी विपत्ति का एक ही कारण मालूम होता था, विवाह। चंपा न आती तो ये साले क्यों आते, कपड़े क्यों खराब होते, होली के दिन मूंग की खिचड़ी क्यों खाने को मिलती। मगर अब पछताने से क्या होता है। जितनी देर में लोगों ने भोजन किया उतनी देर में खिचड़ी तैयार हो गई। बड़े साले ने खुद चंपा को ऊपर भेजा कि खिचड़ी की थाली ऊपर दे आए। सिलबिल ने थाली की ओर कुपित नेत्रों से देखा और कहा, इसे मेरे सामने से हटा ले जाओ। क्या आज उपवास ही करोगे? तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। मैंने क्या किया, सवेरे से जुटी हुई हूँ। भैया ने खुद खिचड़ी डलवाई है और मुझे यहाँ भेजा। हाँ, वह तो मैं देख रहा हूँ कि मैं घर का स्वामी नहीं, सिकंदरों ने उस पर कब्जा जमा लिया। मगर मैं यह नहीं मान सकता कि तुम चाहती तो लोगों के पहले ही मेरे पास थाली न पहुँच जाती। मैं इसे पतिव्रत धर्म की विरुद्ध समझता हूँ। और क्या कहूँ, तुम तो देख रहे थे, दोनों जने सिर पर सवार थे। अच्छी दिल लगी है कि और लोग तो समोसे और खस्ते उड़ाएं और मैं मूंग की खिचड़ी दी जाए। वाह रे नसीब, तुम इसे 2-4 और खा लो। मुझे जो ही अवसर मिलेगा दूसरी थाली लाऊंगी। सारे कपड़े रंगवा डाले, दफ्तर कैसे जाऊंगा, यह दिल लगी मुझे जरा भी नहीं भाती। मैं इसे बदमाशी कहता हूँ। तुमने संदूक की कुंजी क्यों दे दी? क्या मैं इतना पूछ सकता हूँ? ज़बरदस्ती छीन ली। तुमने सुना नहीं, क्या करती? अच्छा, जो सो हुआ। यह थाली ले जाओ। धर्म समझना तो दूसरी थाली लाना, नहीं तो आज व्रत ही सही। एकाएक पैरों की आहट पाकर सिलबिल ने सामने देखा तो दोनों साले आ रहे थे। उन्हें देखते ही बेचारे ने मुंह बना लिया, चादर से शरीर ढक लिया और कहारने लगे। बड़े साले ने कहा, कहिए कैसी तबीयत है, थोड़ी सी खिचड़ी खा लीजिए। सिलबिल ने मुंह बनाकर कहा, अभी तो कुछ खाने की इच्छा नहीं है। नहीं, उपवास करना तो हानिकारक होगा, खिचड़ी खा लीजिए। बेचारे सिलबिल ने मन में इन दोनों शैतानों को खूब कोसा और विष की भांति खिचड़ी कंठ के नीचे उतारी। आज होली के दिन खिचड़ी की ही भाग्य में लिखी थी। जब तक सारी खिचड़ी समाप्त न हो गई दोनों वहाँ डटे रहे, मानो जेल के अधिकारी किसी अनशन व्रतधारी कैदी को भोजन करा रहे हों। बेचारे को ठूस ठूस कर खिचड़ी खानी पड़ी। पकवानों के लिए गुंजाइश ही नहीं रही। आगे की कहानी दूसरे भाग में सुनेंगे।